थोड़ा इतिहास की तरफ भी जाएं, क्योंकि संघ का और जनसंघ का और भारतीय जनता पार्टी का और जनता पार्टी का जो इतिहास रहा है स्वतंत्र भारत में, ये क्या बदल सकते हैं? कितनी एनसीईआरटी किताबें बदल लो, ये इतिहास नहीं बदल सकता। फाइलें सबके पास है। इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी, अमेरिका ने जयप्रकाश जी के लिए 74 में जो तारीफ की थी, पूरे आंदोलन की अमेरिका तारीफ करता था। क्यों? अमेरिका क्यों उस आंदोलन की तारीफ करता था, बताइए? संघ के दो प्रमुख नेता दत्तोपंत ठेंगड़ी और संघ समर्थित सुब्रमण्यम स्वामी अमेरिका में जाके वहां की अखबारों के एडिटर्स से छपवाते थे इंदिरा जी के खिलाफ, वहां जाकर स्टेट डिपार्टमेंट में मीटिंग्स करते थे। क्यों? अमेरिका का क्या मतलब हमारे लोकतंत्र में? अमेरिका बदला लेना चाहता था 1971 में जो इंदिरा जी ने अपमान किया था उनका, जब बांग्लादेश बनाने गए थे। अमेरिका के हाथ में कठपुतली कौन बना वो बदला लेने के लिए? संघ। उससे भी पहले चलिए, जब नेहरू जी के खिलाफ गाय बचाओ वालों का आंदोलन हुआ, उस आंदोलन की फंडिंग अमेरिका कर रहा था। मैं नहीं बोल रहा, अमेरिका का एक जासूस ने खुद लिखा कि हम संघ को पैसे देते थे। संघ आज से नहीं, दशकों से अमेरिका से पैसे ले रहा है भारत की सरकारों को, कांग्रेस की सरकारों को अस्थिर करने के लिए। यह हमारा दावा है और यह दावा हमारा नहीं है, सीआईए के एक एजेंट का है। जब वो सीआईए से निकला, बच के भागा, उसने किताब लिखी, मैं आपको एनेक्सर्स दे रहा हूं, उसमें उसने स्पष्ट लिखा कि कैसे आरएसएस कठपुतली के तौर पे, और उस वक्त आरएसएस प्रमुख कौन थे? गोलवालकर। गोलवालकर प्रमुख थे। आरएसएस गोहत्या विरोधी रैली के लिए एक बड़ी रकम अमेरिका से ली और नेहरू जी की सरकार को न केवल गिराने का षड्यंत्र रचा, उस वक्त जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे कामराज, उनकी हत्या की भी साजिश रची आरएसएस ने। यह है आरएसएस का योगदान, यह है आरएसएस की हकीकत, यह है इनका जो तथाकथित एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, विदेशी हस्तक्षेप। ये लोग कठपुतली बनते हैं और हम पर आरोप लगाते हैं। यूएसएड, फोर्ड फाउंडेशन, कांग्रेस की यूपीए सरकार के खिलाफ कैसे इस्तेमाल हुआ, ये आप सबने, क्योंकि आप भी उस वक्त रिपोर्टर थे, आपने देखा। अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल का आईएससी आंदोलन क्या था, उसमें विवेकानंद फाउंडेशन, इंडिया फाउंडेशन का क्या रोल था, वो आपके सामने है। जब अन्ना हजारे यहां आंदोलन कर रहे थे, अनशन पर बैठे थे, तो लोगों के लिए जो वॉलेंटियर्स आए उनको खाना खिलाते थे, वो संघ ने नहीं भेजे थे क्या? संघ का क्या रोल था? तो हम पर आरोप जब लगाओ, एक उंगली अगर हमारी तरफ करोगे तो 4 उंगलियां आपकी तरफ हैं, और हम अब चुप नहीं बैठेंगे। सच अब चुप नहीं बैठेगा, सच ऊंची आवाज। जी जी प्रफुल्ल भाई, अभी जो आपने सुना, और हम लोग 2-4 दिन पहले बात कर रहे थे कि अब नेताओं में भी जो है गैंगवार हो जाएगा, है ना? तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और इसमें जिस तरह से कांग्रेस के पवन खेड़ा जी एग्रेसिव नोट पर हैं और सबकी जो है खाल निकाल रहे हैं। अब बीजेपी वाले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मुझे मालूम है ना? कल वो रात में या कल तक वो मैसेज आएगा। क्या लग रहा है कि अब जो है हमाम में जो है, हमाम का दरवाजा दीवार सब तोड़ा जा रहा है, और अगर ये तोड़ा गया तो क्या इसका रिप्रकशन होगा? देखिए, जब होली खेली जाती है तो सब अपनी अपनी जेब में रंग, अबीर, गुलाल और कादा कीचड़ ग्रीस वगैरह लेके चलता है। तो फिर जब शुरू हो जाता है तो सब एक दूसरे को रंग देते हैं। ये मामला बहुत ही गंभीर है, और मुझे थोड़ा इतिहास में जाने की अनुमति दीजिए। विनय सर यहाँ बैठे हुए हैं, कहीं गलती होगी तो सुधार लेंगे। भारत जब आजाद हुआ था, उस समय से पूरी दुनिया की नजर भारत पर थी। पहले तो उन्हें लगा कि यह लोकतंत्र टिकेगा नहीं, ये बहुत जल्दी कई खंडों में बंट जाएगा। लेकिन जब देखा कि भारत कई खंडों में नहीं बटा, और न शीत युद्ध के दौरान न इधर गया न उधर गया, तब उनकी बड़ी चिंता हो गई कि भारत को कैसे क्या किया जाए। स्पष्ट कारणों से भारत का झुकाव आर्थिक मामलों में, नीति मामलों में नहीं, आर्थिक मामलों में भारत का झुकाव सोवियत संघ की तरफ था। और
क्योंकि अमेरिका भी प्रभावी था, तो अमेरिका से भी संपर्क था। लेकिन भारत की स्थिति यह थी कि इंदिरा गांधी कहा जब वहां जाती थी अमेरिका, तो वहां का प्रेस कहता था ये क्या लेने आई हैं, और भी भद्दे शब्दों में, और ये तो वहां जाकर के वियतनाम का पक्ष लेंगी। इंदिरा गांधी कोई वादा नहीं करती थी, और वहां से जो सामान या पैसा जो मिलना था वो मिलता था, और यहाँ आते ही वो वियतनाम के पक्ष में बयान देती। बांग्लादेश तक ये इतिहास लगभग रहा। सीआईए का एजेंट राजनीतिक दलों पर पहले नहीं लगा। सीआईए का एजेंट हमारे संस्कृति के क्षेत्र में लगा और हिंदी के क्षेत्र में लगा। पता नहीं नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, सभी बहुत वरिष्ठ हैं। अज्ञे जी का नाम आता है कि अज्ञे जी को वहां से पैसा मिलता था और उन्होंने यात्राएं कई की, और उस यात्रा में जो आडवाणी जी की रथ यात्रा वगैरह वगैरह के पहले वो संस्कृति यात्रा या जयजान की रथ यात्रा इस तरह का कुछ था, तो उन्होंने यात्राएं की। और सांस्कृतिक जगत को अमेरिका के अनुकूल, अमेरिका की अनुकूलता क्या होती है? अमेरिका की अनुकूलता होती है पूंजीवादी समाज जो ऊंच नीच के आधार पर, वित्तीय ऊंच नीच के आधार पर जो आधारित हो। पूंजीवाद का सहज स्वभाव का एक चरित्र होता है केंद्रीयकरण। धन के माध्यम से, अगर धन शक्ति स्वरूप है तो धन के केंद्रीकरण के माध्यम से शक्ति का केंद्रीकरण, और लोकतंत्र की आकांक्षा होती है विकेंद्रीयकरण की। सोवियत संघ की उपस्थिति में उसे लोकतंत्र का तामझाम रखना पड़ता था, नहीं तो कहीं विद्रोह हो सकता था। खुद यूरोप का इतिहास इसकी गवाह है। बांग्लादेश तक आ जाइए उसके बाद जो हुआ, लेकिन लगातार अमेरिका की तरफ से हस्तक्षेप करने की कोशिश होती रही। किस देश में अमेरिका ने हस्तक्षेप नहीं किया? कांग्रेस बहुत कमजोर हो गई, कांग्रेस का जो फिल्टर था वो खराब हो गया। कैसे खराब हो गया? संजय गांधी के निधन के बाद इंदिरा गांधी भीतर से बिल्कुल टूट चुकी थी और आध्यात्मिकता की तरफ वो बढ़ चुकी थी, और वह किसी चीज को रोकने की स्थिति में नहीं थी। उनकी मनस्थिति ऐसी हो गई थी, वे मंदिरों में जाने लगी थी। शुरुआती दौर में वो ऐसी नहीं थी। जो उनके वामपंथी सलाहकार थे वो धीरे धीरे किनारे कर दिए गए। ये 1984 की घटना है। सोवियत संघ भी अब पहले की स्थिति में नहीं था, बिखराव की तरफ जा रहा, उस पर भी असर पड़ रहा। और उसके बाद उनकी खुद की हत्या हो जाती है, और उनकी जब हत्या हो जाती है और राजीव गांधी आते हैं पूर्ण बहुमत में या अपराजेय बहुमत के साथ, तो यही वह दौर है जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और कांग्रेस की निकटता काफी बढ़ जाती है, उल्लेखनीय ढंग से बढ़ जाती है। कहा जाता है कि शाहबानो कांड होने के बाद जो दबाव बना, उस दबाव में हुआ था उसको संतुलित करने के लिए कि बाबरी मस्जिद का ताला खोल दिया जाए। लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है राजीव गांधी इस निर्णय पर पहुंचे नहीं थे, इतस्ततः में थे। लेकिन अरुण नेहरू ने वीर बहादुर सिंह को मैसेज देकर के जैसे भी हो उन्होंने भूमिका निभाई और बाबरी मस्जिद का ताला टूट गया। उसके बाद जो विध्वंस हुआ हम सबके सामने। लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद यह सब हुआ, और राजीव गांधी अपराजय या इतने बड़े बहुमत से हासिल होकर के मौत तो आदमी को हो ही जाता है, वो समझे कि ऐसा ही बसंत सब दिन रहेगा। लेकिन उसके बाद जो सरकार आई और डॉक्टर मनमोहन सिंह उसके वित्त मंत्री बने, हमारे पीवी नरसिम्हा राव जी के शासनकाल में, उन्होंने भारत को वह आर्थिक गति पकड़ाई जो बाजारवाद की गति थी और जो जनता के पक्ष में सीधे सीधे नहीं थी। हालांकि यह भी बात सच है कि वे चूंकि बहुत समझदार अर्थशास्त्री थे, उन्होंने अमेरिका से तोल मोल भी किया और कहा कि हमें इतनी सहूलियत रहनी चाहिए हमारे पास कि हम अपने लोगों का पेट भर सकें। अगर लोग भूखा रहेंगे, लोगों को अभाव में रहेगा, तो फिर वही हालत हो जाएगा जो यूरोप में होगा। हमें आंतरिक शांति की तो जरूरत है। बहरहाल उसके बाद की जो स्थिति है, जब सोवियत संघ भी पूरी तरह से ये हो गया। एक मिनट देखो, अब एक गधे तुम बार बार क्यों आ जाते हो? तुमको बार बार ब्लॉक करता हूँ, रोज ब्लॉक करना पड़ेगा? गधों की यहाँ जरूरत नहीं है। हाँ जी। तो उसके बाद का जो दौर था, उसके बाद अमेरिका को
खुली छूट मिल गई, क्योंकि सोवियत संघ भी उस जंग से खड़ा होने की स्थिति में नहीं था। इधर कश्मीर से, अफगानिस्तान से सोवियत सेना वापस हो रही थी, आतंकवादी गुट खाली हो रहा था, उसको पाकिस्तान कश्मीर के बॉर्डर पर इंगेज किया गया, सक्रिय किया गया, ताकि वे उथल पुथल मचाए। तो ये वो दौर था जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति ऐसी बनी कि उसमें कांग्रेस ने भी लिया। वो जो कहते हैं किसने नहीं लिया, बिल्कुल सही कहते हैं, लेकर किसने क्या किया यह भी होना चाहिए। कांग्रेस तो यह भी कहती है कि भाई व्हाइट पेपर ले आओ। इलेक्ट्रल बॉन्ड में भी कांग्रेस तो लाभग्राही रही, कांग्रेस ने तो नहीं कहा कि हमने लाभ नहीं उठाया, लेकिन उसका नक्शा निकालिए, हमने कितना लिया और आपने कितना लिया और यह कैसे कैसे हुआ, तो व्हाइट पेपर ले आए। ट्रंप जी जो बता रहे हैं, जो 21 मिलियन वाली जो कहावत है, जो बांग्लादेश के बारे में बता रहे हैं, आज हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कर रहा है, उसकी कोई भूमिका है क्या? वो पूछे कि आखिर आपने बांग्लादेश को ही दिया तो वो जो कहाँ खर्चा हो। देखिए, मनी ट्रेल को पकड़ना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि उसकी इतनी ट्रिपिंग होती है, उसका इतना ब्रेक होता है, और उस पर साधारण आदमी नहीं जा सकता है, कम से कम जिसको सोर्स की पूरी जानकारी न हो। विनय सर या शास्त्री लोग बताएंगे, मुझे उसका बहुत ज्ञान नहीं है। लेकिन मैं यह जानता हूं कि भारत को दखल करने के लिए जिस प्रकार की वो योजनाएं ला रहे हैं और जिस तरह से हमारे राजनेता सरेंडर कर रहे हैं, इनकी राजनीति को शोभता है। इनको क्या चाहिए? गद्दी। जब मुगल यहाँ पर शासक थे और अंग्रेज का राज आया, तो इतिहास बताता है कि राजे रजवाड़ों को नहीं छुआ गया, उनको 21 तोपों, 18 तोपों, 17 तोपों, 6 तोपों की सलामी में उनको बांट दिया गया कि आप इतने के अधिकारी हैं, आपकी सुरक्षा की गारंटी हमारी है, बाकी सारी नीतियां वो चलाते रहे। तो ये तो उपनिवेशवाद, जो बाहरी उपनिवेशवाद है, उसकी ताकत है। बाहरी उपनिवेशवाद और आंतरिक उपनिवेशवाद में एक समझौता हम ब्रिटिश दौर से ही देख रहे हैं, आज से नहीं देख रहे। आंतरिक उपनिवेशवाद से मेरा मतलब ये है कि जात पात के आधार पर लोगों को बांटना, उसका शोषण करना, उनको परेशान करना, अपने लोगों का ही शोषण करना। तो अब ऐसी कठिन परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी अगर ये कह रही है, तो इतनी इसको तो मैं तारीफ ही करूंगा कि वो कह रहा है कि हाँ मैंने ली। क्यों, कौन नहीं लिया है? आप व्हाइट पेपर लाइए। तो सरकार को चाहिए कि व्हाइट पेपर लाए और भारत माता जिसकी वंदना रोज करते हैं, उसकी सेवा के लिए जो प्रसाद चाहिए पूजा के लिए, उस प्रसाद का जुगाड़ का आधार क्या क्या है ये बता दें। उनका जो राष्ट्रवाद है वह भी खुलेगा। तो ये उनको छूट करता है और पूरा विश्व जो है दक्षिणपंथी चपेट में है इस समय। मैं पता नहीं उनको, देखिए ट्रंप की राजनीति जो अभी हो रही है, आप लोग इसको कंफर्म करेंगे, वो बड़े देशों का एक गुच्छा बनाना चाहते हैं और छोटे देशों को कुचल देना चाहते हैं, उसकी संप्रभुता को अपमानित और पददलित करना चाहते हैं। अभी यूक्रेन पर उन्होंने क्या स्टैंड लिया, ऐसा मीडिया में आ रहा है। सारी जिम्मेवारी यूक्रेन पर थोप दी गई और रूस को उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि रूस एक बड़ी शक्ति है और यूक्रेन उसके सामने कुछ नहीं है। बांग्लादेश पर थोप दिया गया कि बांग्लादेश में ऐसा होता है। तो चीन का जो प्रभाव था भारत एशिया के तमाम देशों पर, जो चीन ने पैसा लगा करके लोगों को अपने कब्जे में लिया था, उसको उसका प्रभाव भी होगा। तो एक बहुत जटिल समस्या है। विनय सर तो अंतर्राष्ट्रीय विषयों के जानकार हैं, भारत भूषण सर भी हैं। एक नागरिक के रूप में मुझे तो बहुत डर लगता है। पहले तो अपनों से ही डर लगता था, अब अपनों और परायों दोनों से डर लग रहा है। मुझे लग रहा था कि एक अमेरिका के लिए एक लोकतांत्रिक परंपरा है, वहां का नागरिक समाज जरूर वहां के लोकतंत्र की लड़ाई लड़ेगा, लेकिन ऐसी कोई सुगबुगाहट वहां भी उसकी खबर नहीं है। इसलिए अपनों से भी डर, परायों से भी डर। भारत को, हम भारत के लोगों को फिर से अपने को पुनर्गठित करना होगा और खोजना होगा कि हम भारत के लोग कितने लोग बचे हैं। जी बिल्कुल सही है।